दोस्तों, स्वागत है आपका गागर में सागर सीरीज की पहली क्लास के साथ में। जो लोग भी थर्ड सेमेस्टर में आ गए हो भैया, 15 दिन की एक सीरीज आपको यहां पर देने वाले हैं। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कहीं पे जॉब वगैरह करते हो और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ डिटेल में पढ़ पाओ, तो 15 वीडियोस को पढ़ने के बाद हम आपको भरोसा दिलाते हैं आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे भाई। ठीक है, आज जो पहला अपना क्लास है, वादे के अकॉर्डिंग मंगलवार और शुक्रवार को आपको क्लास मिला करेगा। भाई गर्मी बहुत विकट है, फिटनेस भी थोड़ी सी खराब थी, गला की हालत आप देख रहे हो, लेकिन वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इसमें भी दो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, उनकी बात करेंगे, उनके डेरिवेशन को भी करेंगे। साथ ही साथ हाफ लाइफ क्या होता है और मीन लाइफ क्या होता है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। यानी आज का जो ये पहला क्लास है, ये आपके कम से कम 10 से 12 नंबर पक्के करा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी? मेरे भाई जब आप 12th क्लास में थे तो आपने पढ़ा था मॉलिक्यूलरिटी को हिंदी में कहते थे आणविकता। क्या कहते थे मेरे भाई? आणविकता। और इसे कहते थे कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कहते थे कोटि। सरल भाषा में मेरे भाई बताएं तो होता क्या था भैया, चलो एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे मान लिया शादी कितने लोग करते हैं मेरे भाई? तो एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दो लोगों की शादी होती है। लेकिन मान ले रहे हैं भैया, देखो रिएक्शन तो दो लोग कर रहे हैं, शादी तो दो लोगों की हो रही है, यानी जो आणविकता है वो तो दो है, लेकिन उसमें इंटरेस्टेड कितने लोग हैं? हो सकता है एक तरफा प्यार हो, एक आदमी पूरी ताकत लगा रहा हो मेरी बारात हो जाए, तो एक ही आदमी बारात कराने में इंटरेस्टेड है। हो सकता है दोनों आदमी एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों आदमी ताकत लगा रहे हो, तो भैया दोनों ताकत लगा रहे हैं तो भैया ऑर्डर दो हो गया, यानी दो बेग को निर्धारित कर रहे हैं। और हो सकता है कोई इंटरेस्टेड ना हो, घर वालों ने जबरदस्ती पकड़ के बारात करा दी हो। समझाना ये चाहते हैं भाई कि जितने लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो कहलाती है मॉलिक्यूलरिटी। जैसे दो लोगों की बारात हो रही है तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? दो है। लेकिन उसमें से जितने लोग बेग को निर्धारित करते हैं कि रिएक्शन कितनी तेज होगी, रिएक्शन कितनी धीमे होगी, रिएक्शन होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसे कहते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताएं तो हमने कहा कि किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट क्या होता है मेरे भाई? ए ने क्रिया करी बी से, ने बनाया सी, ने बनाया डी, तो भैया जो लोग क्रिया करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट यानी अभिकारक। ठीक है मेरे भाई, जो बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो जो क्रिया करता है वो अभिकारक है यानी सबस्ट्रेट है। तो जितने लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे उसे हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। यही हमने लिखा हुआ है भाई। क्या लिखा है आइए पढ़ते हैं कि भाई किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के नंबर को उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। यानी अगर दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी दो हो जाएगी, तीन लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी तीन हो जाएगी। जैसे हमने यहां पर कुछ उदाहरण भी लिख दिए हैं। किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को इसकी मैकेनिज्म की हेल्प से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें इस रिएक्शन में बताओ कितने लोग रिएक्शन कर रहे हैं, तो भैया अकेला NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड अकेला है, इसका मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? एक। आपने इसे गर्म किया, अमोनिया और HCl बन गया, एक मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी होगी? एक होगी भाई। ठीक, यहां पे HI के कितने अणु हैं मेरे भाई? दो हैं, तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी होगी? दो होगी। यहां पर भैया देखो एक ये है, एक ये है, तो एक और एक कितने हैं? दो, तो इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? दो होगी। यहां पे देखिए दो NO हैं और एक O2 है, तो दो और एक कितने हैं? तीन, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? तीन। मोटी मोटी बात करें तो जितने लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उन्हें ही हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सर जी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 4 क्यों नहीं हो सकती? तो देखो चार आदमियों, देखो सीधी सी बात समझाते हैं हम आपको, रिएक्शन होती कैसे है। जैसे मान लिया हम आपसे कहें कि भैया ये NO है, एक NO है,
एक और NO है, ये एक O2 है। तीनों आदमी आपस में टकरा के मिल गए और इनने क्या बना दिया, 2NO2 बना दिया। लेकिन अगर 3 से ज्यादा लोग होंगे तो टकराने में दिक्कत होगी भैया। एक आदमी ये है, 2 ये हैं, 3 ये हैं, 4 ये हैं। देखो जब 4 लोग टकराएंगे तो देखो ये इनके संपर्क में तो हैं, लेकिन ये इनके संपर्क में है ही नहीं। ऐसे ये इनके संपर्क में है ही नहीं। तो 3 से ज्यादा आदमी जब टकराते हैं तो उन्हें आपस में जुड़ने में दिक्कत होती है। इसलिए जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं वो आपको 3 तक ही देखने को मिलेंगी। तो जो आणविकता है यानी मॉलिक्युलरिटी, अगर एक अणु रिएक्शन में भाग ले रहा है तो 1 मॉलिक्युलरिटी, 2 भाग ले रहे हैं तो 2 मॉलिक्युलरिटी, 3 भाग ले रहे हैं तो 3 मॉलिक्युलरिटी मेरे भाई हो जाएगी भैया। ठीक है, तो हमने यहां पे लिख दिया है 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल का कोलिजन यानी आपस में टकराना कठिन होता है, अतः 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी की रिएक्शन रेयर होती है। रेयर का मतलब बहुत कम होती है, जबरदस्ती करवा दो तो अलग चीज है। मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन के ऑर्डर से डिफरेंट या सेम हो सकती है। यानी जो मॉलिक्युलरिटी आपने निकाली है, अभी हमने क्या कहा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट 2 आदमी कर रहे हैं। अगर दोनों ही दम लगा रहे हैं कि मेरी बारात हो जाए, मतलब दोनों वेग को निर्धारित कर रहे हैं, तो ऑर्डर भी 2 हो गया। लेकिन मान लिया एक ही दम लगा रहा, दूसरा नहीं दम लगा रहा, दूसरा कह रहा होए होए ना होए ना होए, तो भैया मॉलिक्युलरिटी तो 2 है, रिएक्शन तो 2 के बीच हो रही, लेकिन दम अगर एक ही लगा रहा है, एक ही वेग को निर्धारित कर रहा है, तो ऑर्डर उसका 1 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमने लिखा किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की वो संख्या जो रिएक्शन के वेग को, वेलोसिटी को निर्धारित करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। इसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। कई मेथड होते हैं, डिफरेंशियल मेथड होता है, इंटीग्रल मेथड होता है, हाफ लाइफ मेथड होता है। आपको जब डे 2 देंगे तो उसमें हम आपको मेथड भी बताएंगे। फिलहाल आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो मॉलिक्युलरिटी है, और उसमें से जितने लोग रिएक्शन में दम लगाते हैं, गांव में नहीं छप्पर चढ़ता कि 100 आदमी आ गए। अब 100 आदमी आ गए तो मॉलिक्युलरिटी तो 100 है, लेकिन 100 आदमी दम थोड़ी लगाते हैं। कुछ तो भैया ऊपर चढ़ा रहे होते छप्पर, और कुछ और नीचे खींच रहे होते, खींचते नीचे और कहते लगा ऊपर, लगा ऊपर। यानी इसका मतलब यह है कि भैया जितने लोग वेग को निर्धारित करेंगे सीरियस होके, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। बाकी मॉलिक्युलरिटी तो जितनी गिनती बढ़ा लो, हम लोग अगर देखा जाए तो भैया सोशल मीडिया पे 1.5 मिलियन प्लस फॉलोअर हो गए, तो मॉलिक्युलरिटी तो बहुत है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है। कुछ लोग होंगे अबे खाली पैसा कमाने के चक्कर में रहते, पढ़ाते लिखाते हैं नहीं, हम नहीं मानते मास्टर इन्हें, समझ रहे हो मेरे भाई। तो ऐसे आदमी तो खाली गिनती बढ़ा रहे हैं, मॉलिक्युलरिटी बढ़ा रहे हैं, वेग को थोड़ी निर्धारित कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कम होता है मेरे भाई। ठीक है, तो हमने लिख दिया जितने लोग वेग को निर्धारित करेंगे उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे भाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, हो सकता कोई भी अणु निर्धारित ना करे। जैसे अगर हम आपको समझाएं कि मान लिया ये H2 है, ठीक, ये H2 लिखा हुआ, H2 माने हाइड्रोजन गैस है भाई। इसकी क्रिया कराएंगे हम Cl2 से करा दे रहे हैं मान लिया, ठीक। तो जब नॉर्मल आप रिएक्शन कराते हो तो ये क्रिया होती ही नहीं है, H2Cl2 से क्रिया नहीं करता है। तो क्या होता है फिर भैया, तो हमें सूर्य के प्रकाश में इन्हें रखना पड़ेगा। तो यानी ये 2 लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे, सूर्य के प्रकाश में रखा तब रिएक्शन हुई और HCl बना। तो कोई पूछे मॉलिक्युलरिटी कितनी है, तो एक H2 है, एक Cl2 है, तो मॉलिक्युलरिटी तो 2 है मेरे भाई, मॉलिक्युलरिटी तो 2 है। लेकिन क्या दोनों आदमी इंटरेस्टेड है? नहीं, रिएक्शन हो ही नहीं रही थी। रिएक्शन कराई सूर्य के प्रकाश ने, इसका मतलब ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है भाई। ठीक है, तो शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, या कोई फ्रैक्शनल नंबर यानी 1.5 कोटि की अभिक्रिया भी हो सकती है भाई। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि 2 ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 0 ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर। तो भैया 0 ऑर्डर क्या होगी तुम लोग बता दो। 0 ऑर्डर रिएक्शन वो होती है कि भैया वो अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग कोई अणु निर्धारित नहीं करेगा, 0 अणु निर्धारित करेंगे। भैया करनी हो करो, रिएक्शन बनना भाड़ में जाओ, उसे कहते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन। ले लिख दिया, क्या लिखा, वे रिएक्शंस जिनमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे रिएक्टेंट कहो, चाहे सबस्ट्रेट कहो, चाहे अभिकारक कहो, यानी अभिकारक से कोई लेना देना नहीं है, उसे हम लोग 0 ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जरूरी नहीं आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिख सकते हो,
वे अभिक्रियाएं जिनका वेग कोई भी अभिकारक अणु निर्धारित नहीं करता, कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल निर्धारित नहीं करता, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है मेरे भाई। ठीक है, तो अब वेग को कैसे लिखेंगे भैया? कक्षा 1 में पढ़ाया जाता है, वेग यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब हालांकि एक केमिस्ट्री है तो यहां वेग को दूरी बटा समय नहीं कहेंगे बल्कि सांद्रता बटा समय कहेंगे, कंसंट्रेशन बटा टाइम कहेंगे कि कितने टाइम में कितना कंसंट्रेशन खर्च हो रहा है। तो हमने लिखा भैया dx/dt क्या? ये अभिक्रिया का वेग है, वेलोसिटी है मेरे भाई। कि ये किस पे डिपेंड करेगा? तो डिपेंड का मतलब क्या होता है? निर्भर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती। किस पे? तो मेरे भैया जीरो ऑर्डर है, यानी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसकी जीरो पावर पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करेगा। जिसकी भी पावर जीरो होती है उसका मान क्या हो जाता मेरे भाई? 1 हो जाता है। समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी हटाते हैं एक कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट क्या लगा दिया हमने? के लगा दिया मेरे भाई। तो देखो यही लिखा है हमने कि जो अभिक्रिया का वेग है उसे कोई अणु निर्धारित नहीं कर रहा है, रिएक्टेंट की पावर जीरो पे डिपेंड कर रहा है। समानुपाती हटा के नियतांक क्या लगा दिया? के। इसकी पावर जीरो है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। टी को उधर भेज दिया तो dx बराबर आ जाएगा k dt। अगर आप बायोलॉजी वाले भी हो तो मेरे भैया कतई देसी भाषा में आपको बताते हैं कि जब कोई छोटी चीज को बड़ा करना होता है तो उसका समाकलन यानी इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हमने लिखा ऑन इंटीग्रेशन यानी समाकलन करने पर, समाकलन करोगे तो भैया तुम्हारे, देखो मैथ वाले बच्चों को पता है, भैया बायोलॉजी वालों को हम बता दे रहे हैं, समाकलन करोगे तो भैया ये डी खत्म हो जाएगा। ठीक, क्या बचेगा बताओ? एक्स बचेगा बराबर के बचेगा और टी बचेगा। तो के बराबर क्या आ जाएगा? x/t। ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का व्यंजक है मेरे भाई। ये डेरिवेशन है, आपको पता होना चाहिए। दो चीजें हम यहां पे लिखाना भूल गए हैं, ये भी आप देख लेना भैया। जो वेग का मात्रक होता है, जरा हर आदमी सुने, शून्य कोटि के लिए वेग यानी वेलोसिटी का जो मात्रक है, ये आप जरूर लिख लेना मेरे भाई, ये होता है मोल प्रति लीटर सेकेंड। और वेग स्थिरांक का मात्रक होता है, वेग स्थिरांक क्या होता है मेरे भाई? वेग स्थिरांक को हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट का भी सेम ही मात्रक होता है। तो कोई पूछे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग का मात्रक यानी वेलोसिटी का जो यूनिट है वो, और वेग स्थिरांक यानी रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक क्या है? ये जो के निकाला हमने, इसका मात्रक क्या होता है? तो शून्य कोटि के लिए दोनों मात्रक सेम होते हैं, और क्या होते हैं मेरे भाई? मोल प्रति लीटर सेकेंड होते हैं। ठीक है भैया, हमने यहाँ पे दो उदाहरण लिख दिए हैं, जैसे NH3 है अमोनिया, भैया सोना है, गोल्ड की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है। गोल्ड क्या है? सोना है। सोने पे जब अमोनिया गैस जाएगी धीरे धीरे करके सोने को इतना सैचुरेट कर देगी कि फिर अगर और अमोनिया भी आएगी तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन पे। इसी वजह से चाहे अमोनिया हो वो गोल्ड के ऊपर, चाहे HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड हो ये प्लेटिनम के ऊपर, इतना इसे सैचुरेट कर देते हैं कि फिर भैया कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उदाहरण ना लिखना हो, वही H2+Cl2 जो सूर्य का प्रकाश है, आप वो वाला उदाहरण भी लिख सकते हो मेरे भाई। ठीक, तो हमने लिख दिया। क्या लिखा हमने लिखा भैया चाहे NH3 हो चाहे HI हो, जो मेटल की सरफेस है, धातु की सतह पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसे फुल्ली सैचुरेट कर देते हैं। और सैचुरेट करने के बाद चाहे NH3 हो चाहे HI हो, उसकी सांद्रता में कोई फर्क पड़ेगा भी। कहते नहीं कि पहले इतना खिला दिया, सैचुरेट हो गए, अब हम कह रहे लो भैया रसमलाई खा, भैया हम कुछ नहीं खाएंगे। तो वही वाला मामला, यानी फिर कोई भी अणु चाहे NH3 बढ़ाओ HI बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस तरीके से रेट प्रभावित नहीं होगा, मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी भाई। ठीक है, दूसरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? वो रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक अणु, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी मेरे भाई। तो हमने कहा मान ले रहे हैं मेरे पास कोई एक भैया चीज है जिसका नाम है ए से मान ले रहे हैं हम क्या बना रहे हैं? B। अब जब शुरुआत होगी रिएक्शन की तो मान लिया मेरे पास A मात्रा थी, ध्यान से सुनना, जब मेरे पास शुरुआत है तो अभी तो कुछ बना नहीं है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जीरो है। थोड़ी देर के बाद X प्रोडक्ट बन गया, X प्रोडक्ट बन गया तो मात्रा टोटल कितनी थी? A, X बन गया तो कितनी बचेगी? A माइनस X। सबको पता है मेरे भाई जो अभिक्रिया का वेग है किस पे निर्भर करेगा? एक अभिकारक अणु पर। तो भैया अभी आपको ऊपर बताया वेग को कैसे लिखोगे? वेग को लिखोगे dx/dt। निर्भर का मतलब समानुपाती,
एक मात्रा कितनी बची है बताओ, मात्रा बची है a माइनस एक्स। ठीक है मेरे भाई, क्या करोगे बताओ, dx अपॉन dt को ऐसे लिखा रहने दोगे, समानुपाती हटा के कांस्टेंट लगाओगे k, a माइनस एक्स आएगा, x x एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ कर दो। देखो भैया x को ले आए नीचे, और देखो x को ले आए नीचे, क्या आएगा dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर में क्या आ जाएगा k dt। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे मेरे भाई, और जब समाकलन हम लोग करेंगे तो देखो कैसे होगा समाकलन, x x वाले एक तरफ बाकी एक तरफ समाकलन करेंगे। जब समाकलन होगा तो भैया समाकलन के लिए ये ऐसे करके निशान लगाते हैं, जैसे समाकलन का निशान होता है, ऐसे हियां भी लगाना चाहो हियां भी लगा लो, जो समाकलन का निशान है। मैथ वाले बच्चों को पता, बायोलॉजी वालों को जुगाड़ बता रहे हैं हम। 1 अपॉन एक्स का समाकलन होता है log x। ठीक मेरे भाई, तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन a माइनस एक्स चल रहा है, तो क्या आ जाएगा बताओ, log a माइनस एक्स। और दिक्कत यह है कि x माइनस में है, यानी जो x के गुणे में है वो भी लिखना पड़ेगा। तो x के गुणे में माइनस है तो आगे क्या लगा दिया हमने, माइनस भैया। ठीक, बराबर में k लिख दिया। dt का समाकलन होगा, फिर से भाई d गायब हो जाएगा, क्या बचेगा t। और समाकलन करते समय एक समाकलन नियतांक भी कई बार लगाते हैं, जिसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो i क्या है मेरे भाई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए शुरुआत में जाना पड़ता है। शुरुआत में कैसे जाओगे मेरे भाई, तो हमने लिखा जिस समय टाइम 0 था उस समय मेरे पास मात्रा कितनी थी, a, कोई रिएक्शन नहीं हुई थी, यानी उस समय x 0 था। अबे x तो तब बना जब टाइम गुजरा, तो a से x मात्रा खर्च हुई। जब t 0 है तो x भी 0 होगा। यहां रख दो मेरे भाई, x 0 हो जाएगा, t 0 हो जाएगा, तो i का मान कितना बचेगा, माइनस का log a। ये देखो माइनस का log a बचेगा, इसे उठा के इस समीकरण में रख देंगे, i की जगह पर रख दिया मेरे भाई। माइनस का log a माइनस x है, kt है, और i की जगह पे log a रख दिया। log को एक तरफ कर लेंगे भैया, जरा देखना, माइनस का log a इधर ले आए, प्लस का log a, माइनस log a माइनस x चल रहा है, बराबर kt चल रहा है भाई। ठीक, kt है, जरा ध्यान से देखो मेरे भाई, अगर चल रहा हो log m माइनस का log n, ये फॉर्मूला होता है माइनस वाला, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log m अपॉन n। तो देखो log m यानी a है, ये है a माइनस एक्स, तो क्या बन जाएगा, log a अपॉन a माइनस एक्स बन जाएगा। काम हो गया है भैया, t को भेज दिया नीचे, तो फार्मूला आएगा k बराबर 1 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। लेकिन एक समस्या है, ये जो log चल रहा है ये नॉर्मल log है, और नॉर्मल log का बेस होता है e। अगर बेस e को बेस 10 में बदलना है तो भैया 2.303 से गुणा करनी पड़ती है। तो ये देखिए बेस चेंज हो गया है 10 में। फाइनल प्रूवमेंट आपने 12th में भी पढ़ा होगा, k बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स मेरे भाई। ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। अब हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ को देखेंगे। हाफ लाइफ क्या होती भाई, तुमने बुड्ढों को कहते सुना होगा कि आधी कट गई अब आधी रह गई, भले हो 70 साल के गए, जैसे हम हैं मेरे भाई, हम कहें मेरी आधी कट गई, तब भी समझ में आता कितना जिंदा रहेंगे, 60 साल 70 साल 30 से ऊपर एज हो ही गई है। इसका मतलब अगर हम कहें कि आधी कट गई तब भी ठीक है। कोई है पता 60 साल का, वो कह रहा आधी कट गई आधी रह गई, तो भैया वो बौरा बना रहा। हाफ लाइफ का मतलब होता है किसी सब्सटेंस की आधी मात्रा को खर्च होने में। कोई पदार्थ, भैया देखा घड़ी हम लोग लेके आते थे, रेडियम वाली शुरू में खूब चमकती थी, बाद में चमकनी बंद हो जाती थी, क्यों, धीरे धीरे डिके हो जाता था, रेडियम उसके अंदर का खत्म हो जाता था। तो वैसे ही कोई भी पदार्थ की आधी मात्रा को खर्च होने में जो टाइम लगता है उसे हाफ लाइफ कहते हैं। इस समय में जो सांद्रता, कंसंट्रेशन समझते हो, मात्रा कितनी ज्यादा, मात्रा कितना गाढ़ा है, वो आधी हो जाती है। और इसे हम लोग काहे से लिखते हैं मेरे भाई, इसे हम लोग टी हाफ से लिखते हैं। प्रत्येक ऑर्डर के लिए वैल्यू अलग अलग होती है। अगर आप कहोगे जीरो ऑर्डर के लिए क्या होती है भैया, तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू होती है, जरा देखो मेरे भाई, के बराबर क्या है, एक्स अपॉन टी है भाई। ठीक, तो अगर आप टी हाफ कर दोगे, टी को टी हाफ कर दोगे मेरे भाई, तो टी तो टी हाफ हो जाएगा, लेकिन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स मात्रा है और मात्रा हो जाएगी आधी। एक्स तो बची मात्रा थी ना, तो जब समय आधा हो जाएगा तो मात्रा भी क्या हो जाएगी, आधी। तो अगर यहां रख देंगे तो के आएगा, एक्स की जगह पे a अपॉन 2 आएगा और टी की जगह पे टी हाफ आएगा। इसे ऊपर भेज दोगे तो टी हाफ बराबर आ जाएगा a अपॉन 2 के। तो ये मेरे भाई वैल्यू है जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है हाफ लाइफ, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है 0.693 अपॉन टी हाफ।
सेकेंड ऑर्डर आपका मन हो पढ़ो, मन हो ना पढ़ो, सेकेंड ऑर्डर के लिए होती है k बराबर 1/a इंटू टी हाफ मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया किसी, अच्छा फिर एवरेज लाइफ क्या होती है, तो किसी रिएक्शन को पूरे होने में जो एवरेज टाइम लगता है वो इसकी एवरेज लाइफ कहलाती है, या मीन लाइफ या औसत आयु कहलाती है। इसे हम लोग टाउ से लिखते हैं, और टाउ की वैल्यू जो होती है वो के की उल्टी होती है, के माने रेट कांस्टेंट की उल्टी होती है। तो हमने लिख दिया टाउ बराबर 1/k। तो जब भी कभी आप के का मान रखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें, ये देखो टाउ बराबर 1/k, यहां देखिए मेरे भाई टाउ बराबर 1/k, ये क्या है, ये एवरेज लाइफ है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अभी बताया क्या होता है 0.693/t हाफ। अगर यहां k की वैल्यू आप रखोगे तो आएगा 0.693/t हाफ। टी हाफ तीसरा टर्म ऊपर चला जाएगा और इसे भाग दोगे तो आएगा 1.44 गुणे में टी हाफ। ये हो जाएगी टाउ की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है भैया फर्स्ट ऑर्डर। शून्य ऑर्डर क्या, जीरो ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ये है आज का पहला फ्री क्लास। भैया यूट्यूब पे भी बहुत सीरियस रहेंगे, मंगलवार और साथ में कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, दोनों दिन वीडियो आया करेगी। रात में 9 बजे 10 बजे वीडियो लाएंगे जरूर मेरे भाई, चाहे खत्म हो जाए यहीं पढ़ाते पढ़ाते। बाकी चाहो तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करने के बाद सुकून से बैठो। गर्मी बहुत है, दम भी बहुत लग रहा है, कंटेंट इतना बेहतरीन मिलेगा कि भैया भरोसा हम पे रखो। लोग पूछ रहे थे कब तक सिलेबस हो जाएगा, जब भैया अभी कोर्स हमने लॉन्च किया है हफ्ते 10 दिन पहले, कम से कम 3 से 4 महीने मान लो सारा कंटेंट अपलोड कर देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ सब अपलोड हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो चाहना तो क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लेना, वरना ये 15 दिनों की सीरीज, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। ऐसी ही कुछ सीरीज फिजिक्स के लिए, जूलॉजी, बॉटनी के लिए भी बना देंगे, बस थोड़ा सा समय दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।